जय हिंद साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए नई सीरीज लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लिया है। और आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है उत्तराखंड में राष्ट्रीय आंदोलन। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा पहले रिकॉल करते हैं कि इससे पहले की कक्षा में हमने थोड़ा-सा क्या किया था, तो हमने देखा था कि जो हमारा ये पूरा उत्तराखंड है, उसमें जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है, उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से जो क्रांतिकारी संगठन होते हैं, उसमें उत्तराखंड की क्या भूमिका रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि उत्तराखंड के अंतर्गत कुछ समय के लिए 1929 तक वो यहाँ पे उतना हमको यहाँ पे आंदोलन देखने को मिलते नहीं है, ठीक है? तो जब यहाँ पे इसके बाद हमारे यहाँ पे एक अलग सी भावना की यहाँ पे उत्पत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। क्या कहते हैं? उत्तराखंड में राष्ट्रवाद की भावना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी तक क्योंकि हम अपने सिर्फ़ क्षेत्रीय जो हमारी समस्या है, उनके समाधान के लिए यहाँ पे ब्रिटिश का यहाँ पे क्या करते हैं, विरोध करते। लेकिन अब हमें पूरे राष्ट्र की जो पूरा राष्ट्रवाद है, उसकी चेतना हमारे अंदर आ चुकी थी और वो लेके हमारे पास कौन आए थे? जब 14 जून 1929 को यहाँ पे किसका आगमन होता है? महात्मा गांधी जी का आगमन हमारे यहाँ पे नैनीताल की हल्द्वानी के अंतर्गत होता है। उसके बाद वो 12 दिनों तक मैंने कहा था कि कहाँ पे बागेश्वर के कौसानी में भी रहते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में जो तुम्हारा कौसानी है उसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है, ठीक है? वो हमने पिछले क्लास में पूरा देख लिया। तो राष्ट्रवादी जैसे यहाँ हमारे यहाँ पे भावना आती है, ठीक है? मतलब कि हमारे जो हमारा स्टेट है, जो उत्तराखंड है, उसको अपने राष्ट्र के प्रति भी कुछ ना कुछ उनके अंदर कोई भावना होनी चाहिए, वो लेके तुम्हारे पास यहाँ पे महात्मा गांधी आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 1929 में ये चले जाते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, उनके जो दमनकारी यहाँ पे कानून थे, चाहे रॉलेट एक्ट हो गया, जो भी एक्ट था तुम्हारे पास, ठीक है? चाहे तुम्हारे पास साइमन कमीशन था, तो उनके उनके इतनी ज़्यादा भी जैसे हम यहाँ पे असहयोग आंदोलन किया, तो उससे उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहीं न कहीं उन्होंने हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको अनदेखी किया। तो उसको करारा जवाब देने के लिए महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया है, जिसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिस्ट्री में कभी भी अगर हम जैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री की हमको पृष्ठभूमि, जैसे हम कोई भी आंदोलन पढ़ते हैं ना, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसकी थोड़ा हिस्ट्री हमको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है? उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, ठीक है? कोई भी चीज़ कब उसका मतलब कि क्रांति का रूप ले लेती है या आंदोलन का रूप लेती है, उसके पीछे क्या वजह होगी या क्या पृष्ठभूमि होगी, पहले उसको समझना ज़रूरी होता है, तब जाके हम उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकले, उससे क्या हमें फ़ायदा हुए, क्या नुकसान हुए, तो इससे एक अच्छे से पढ़ने की हमें समझ बन जाती है, ठीक है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों को पता है कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 के अंतर्गत यहाँ पे महात्मा गांधी जी यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और वो तुम्हारे पास कौन से सत्याग्रह से करते हैं? नमक सत्याग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, या जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं। मैंने कहा था कि मार्च मतलब कि जब हम कोई यात्रा किसी उद्देश्य या किसी किसी पर्पज से निकालते हैं, तो उसे मार्च कहते हैं। इसमें मैंने कहा था कि जो महात्मा गांधी है, अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ, मैंने कहा था कि कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चलते हैं समुद्र के किनारे पे, और वहाँ पे नमक बना करके वहाँ पे नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं। देखो, क्योंकि वहाँ पे टैक्स देना, कुल मिला के हमको अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। और इस नमक सत्याग्रह में मैंने कहा था कि हमारे उत्तराखंड से कितने लोग थे? 3 लोग थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तुम्हारे पास कौन था? एक नाम देखा, ज्योतिराम कांडपाल। ये हमने पिछली कक्षा में पूरा देख लिया, ज्योतिराम कांडपाल। फिर भैरव दत्त जोशी, और तीसरे तुम्हारे पास कौन थे? खड़क बहादुर। कौन थे? खड़क बहादुर। तो इन 3 लोगों ने मैंने कहा था कि यहाँ पे जो सविनय नमक सत्याग्रह, इसमें हमारे यहाँ से पार्टिसिपेट किया था। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ज्योतिराम कांडपाल है। कौन है? ज्योतिराम कांडपाल है, जिन्होंने कि मैंने कहा था कि गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में एक जगह पड़ती है धारसार। कौन सी पड़ती है? हाँ, धरासार की एक जगह पड़ती है, और वहाँ पे सरोजिनी नायडू के साथ वहाँ पे इन्होंने एक डिपो में यहाँ पे नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, और उसमें उनकी गिरफ्तारी भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब ज्योतिराम कांडपाल इतने बड़े आंदोलन में भाग लेने के बाद जब हमारे उत्तराखंड में उनकी वापसी होती है, तो मैंने कहा था कि उसके अगले साल 1931 में कहाँ पे? देघाट में। कहाँ पे? देघाट में एक तुम्हारे पास उद्योग मंदिर किसके स्थापना करते हैं? उद्योग मंदिर की स्थापना देघाट के अंतर्गत 1931 में ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की जाती है। ये मंदिर, इसका मेन उद्देश्य तुम्हारे पास जो उद्योग मंदिर है, उसका मेन ये था कि जो अपने क्षेत्रीय लोगों में, जो वहाँ के लोगों में मतलब कि राष्ट्रव्यापी भावना को
जागृत करना था, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में देखो क्योंकि उस टाइम पे हमारा सुदूर क्षेत्र जो था, तो वहाँ के लोगों को उतने बारे में अवगत नहीं थे, ठीक है? तो इसलिए उनको अवेयर लाने के लिए यहाँ पे एक आश्रम की स्थापना होती है। कुल मिलाकर जिसे हम एक कार्यालय कह सकते हैं, क्या कहते हैं? जो कांग्रेस का एक कार्यालय क्या कह सकते हैं हम? कांग्रेस का एक छोटा-मोटा कार्यालय जिसे हम कह सकते हैं, उसकी यहाँ पे स्थापना होती है, ठीक है? तो उसके बाद अब हमें देखना है कि अभी अभी जो हम यहाँ पे नमक सत्याग्रह पढ़ रहे हैं, जो सत्याग्रह हमारा नमक सत्याग्रह से शुरुआत होती है इस आंदोलन की, वो तो हमने किसके अंतर्गत पढ़ा? पूरे इंडिया के अंतर्गत पढ़ा, जिससे कि महात्मा गांधी लीड कर रहे हैं, ठीक है? और उसके अंतर्गत यहाँ से 3-3 लोग गए थे, जो भी किया था उसके बारे में हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि जो तुम्हारे पास सत्याग्रह था, जो तुम्हारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी हमारे उत्तराखंड में क्या भूमिका रही। इस आंदोलन में हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारियों या आंदोलनकारियों ने यहाँ पे कौन-कौन सी भूमिकाएँ की, तो उसको आज की क्लास में हमको देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में थोड़ा पृष्ठभूमि देख ली कि क्या से क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ठीक है? तो सबसे पहले जब क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो भी हमारा राजनैतिक रूप से थोड़ा-सा मजबूत हमारे पास कौन था? कुमाऊँ कौन था? जो तुम्हारे पास कुमाऊँ है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा गढ़वाल से थोड़ा-सा क्या है अवेयर है, किसमें पॉलिटिकली अवेयर तुम्हारे पास कौन देखने को मिलता है? कुमाऊँ, कौन मिलता है? कुमाऊँ मिलता है। तो सबसे पहले जो सत्याग्रह होता है तुम्हारे पास शुरुआत कहाँ से होती है? कुमाऊँ से होती है, कहाँ से होती है? और कुमाऊँ ये हम ये कह सकते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको हमारे उत्तराखंड में लाने का श्रेय किसको जाता होगा? ज्योतिराम कांडपाल को। ज्योतिराम कांडपाल ही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमारे उत्तराखंड या कुमाऊँ क्षेत्र में लेकर आते हैं। वहाँ के लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि भाई गांधी जी ने ऐसे-ऐसे कर दिया है, आप लोगों को भी अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना है, उन्हें टैक्स नहीं देना है और इसीलिए इसकी शुरुआत तुम्हारे पास कुमाऊँ में नमक सत्याग्रह से ही होती है, ठीक है? और ये नमक सत्याग्रह की जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास नैनीताल से होती है, कहाँ से होती है? नैनीताल है, जो नैनीताल में तुम्हारे पास मल्लीताल है, कहाँ है? मल्लीताल में अगर थोड़ा-सा और डीप जाएँ तो नैनीताल के मल्लीताल में वहाँ पे रामलीला मैदान है, क्या है? रामलीला मैदान है और 20 या 22 मई को वहाँ पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत द्वारा वहाँ पे घोषणा हो चुकी थी। गोविंद बल्लभ जीबी पंत जी के द्वारा नैनीताल में ये जो प्रांगण है, रामलीला मैदान है, उस मैदान में घोषणा हो चुकी थी कि हम यहाँ पे नमक कानून बना करके उन्हें टैक्स नहीं देंगे। मतलब कि नमक कानून का यहाँ पे विरोध करेंगे, ठीक है? ये तुम्हारे पास किसने किया था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने किया था और 25 मई को कितने को? 24 या 25 कहीं पे 24 लिखा है, कहीं पे तुम्हारे पास 25 लिखा है, ठीक है? 25 मई 1930 को फिर उनकी वहाँ पे गिरफ्तारी हो जाती है। क्या हो जाती है? क्योंकि देखो अब किसी भी अगर आपको सरकार के अगेंस्ट अगेंस्ट जाना है, उनके विरुद्ध जाना है, तो कहीं न कहीं आपकी गिरफ्तारी होनी सुनिश्चित होती है, ठीक है? इसलिए जितने भी हमारे बड़े-बड़े नेता हैं, वो मतलब कि जेल जाते ही जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में जेल जाने वाले आंदोलनकारी तुम्हारे पास कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जो कि 25 मई 1930 को उनकी गिरफ्तारी होती है, ठीक है? फिर उसके बाद उत्तराखंड में दूसरे हमारे प्रमुख नेता कौन है? जो तुम्हारे पास प्रमुख नेता है, बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, वो भी हमारे यहाँ पे नमक कानून का वहाँ पे उल्लंघन करते हैं, इसलिए उनको भी यहाँ पे जेल जाना पड़ता है, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा था कि सत्याग्रह मतलब कि किसी भी चीज़ से बहिष्कार करना मतलब कि हमको असहयोग करना है, ठीक है? अंग्रेज़ों को क्या करना है हमको असहयोग करना है। जैसे हमने अब नमक सत्याग्रह नमक कानून तोड़ दिया तो उसे नमक सत्याग्रह कहेंगे। अगर कहीं पे अगर हम अंग्रेज़ों के झंडे को हटा कर के अपना झंडा करें, उसे हम कहेंगे झंडा सत्याग्रह। क्या कहेंगे? झंडा सत्याग्रह कहेंगे, ठीक है? तो हर तरफ से अपने-अपने जिससे जहाँ पे जो हो सकता है उसने वहाँ पे उन आंदोलनों को वहाँ पे अंजाम दिया। तो इसके बाद थोड़ा-सा लिखो यहाँ पे झंडा सत्याग्रह लिखो, झंडा सत्याग्रह ये तुम्हारा होता है अल्मोड़ा के अंदर, कहाँ होता है? अल्मोड़ा जो तुम्हारे पास वहाँ पे क्या थी नगर पालिका थी, अल्मोड़ा नगर पालिका थी, वहाँ पे जो अंग्रेज़ों का झंडा फहराया जा रहा था, वहाँ पे हमको 2 नाम याद रखने हैं। एक तुम्हारे याद है विक्टर मोहन जोशी, क्या याद है? विक्टर मोहन जोशी और एक याद है शांतिलाल त्रिवेदी, किन्होंने शांतिलाल त्रिवेदी, ये 2 प्रमुख नाम थे, इनके उसमें वहाँ पे एक बड़ी सभा बैठाई जाती है और जो तुम्हारे पास यहाँ पे अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद है, उस परिषद में वो अपने तिरंगे को यहाँ पे अपने झंडे को यहाँ पे फहराते हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ पे वो उन्होंने भी वहाँ पे क्या करा, अंग्रेज़ी शासन का क्या करा यहाँ पे बहिष्कार किया और इस उपलक्ष्य में उनको भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, ठीक है? मतलब कि इतनी जनता और क्योंकि बोलते हैं ना कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? जनता के पास है। कोई भी चीज़ देखोगे सबसे ज़्यादा पावर तुम्हारे पास किसके पास है? जनता के पास होता है, ठीक है? जनता के पास इतनी पावर है कि वो सरकार को भी उसके घुटने पे टिका दे, ठीक है? फिर तुम्हारे पास एक है तुम्हारे पास कर बंदी आंदोलन क्या होता है?
अभी यहाँ पे अभी तक आप लोगों को पता है कि कुछ भी चीज़ हम करते हैं, जैसे अभी भी आप लोग देते होंगे, जो भी कंपनी है, कुछ भी हो तुम्हारे पास, सरकार तुम्हारे पास क्या देती है? टैक्स देती है, क्या देती है? टैक्स देती है। तो उस टाइम पे भी जो तुम्हारे पास कृषि जितना भी तुम्हारे पास, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तो एक कृषि बहुल्य क्षेत्र है, तो जितना भी यहाँ पे कृषि से प्रोडक्शन होता था, उसका कुछ न कुछ हिस्सा हमें टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता था। इसका भी विरोध, अगर टैक्स देंगे तो कहीं न कहीं हम अंग्रेज़ों तुम्हारे पास ये कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसके बाद करबंदी आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो उस टाइम पे हमको उत्तराखंड में या हमारे कुमाऊँ के अंतर्गत जो सबसे प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलता है, उसका नाम आपने सुना होगा सल्ट क्षेत्र। क्या है? सल्ट एक पूरा का पूरा एक क्या है तुम्हारे पास, एक क्षेत्र है, क्या है? हाँ, तो कुमाऊँ जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में एक परगना टाइप का जिसे हम क्या कहते हैं, सल्ट क्षेत्र कहते हैं, और वहाँ पे हमको यह तुम्हारे पास आंदोलन देखने को सर्वाधिक में उसमें मिलता है, ठीक है? तो सल्ट के क्षेत्रों ने, सल्ट में जितने भी क्षेत्र थे, उन्होंने वहाँ पे सरकार को कर देने से ये कर दिया, इनकार कर दिया, हम कर यहाँ पे देंगे नहीं। तो वहाँ पे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के सफल होने के कारण हम उस सल्ट क्षेत्र को तुम्हारे पास क्या कहते हैं, कुमाऊँ का बारदोली क्या कहते हैं? कुमाऊँ का बारदोली कहते हैं। अब देखो यही घटनाएँ हमको कहाँ पे भी पढ़नी है, गढ़वाल में भी पढ़नी है। अभी हम सिर्फ़ कुमाऊँ को देख रहे हैं, कुमाऊँ के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, फिर हमें उसको कहाँ देख रहे हैं, गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है कि इस आंदोलन का हमारे गढ़वाल में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए इसको कुमाऊँ का बारदोली भी कहते हैं, क्योंकि बारदोली देखो, बारदोली आप लोगों को पता है कि जिसने थोड़ा-सा यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, आप लोगों को पता है कि गुजरात में एक स्थान पड़ता है जिसे हम क्या कहते हैं, बारदोली कहते हैं, ठीक है? वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे जो टैक्स दिया जा रहा था सरकार को, उसको कम कराया था। उनके विरोध में वहाँ पे अहिंसक रूप से वहाँ पे आंदोलन किया था, जो कि बाद में यहाँ पे सफल भी रहा। इसलिए बारदोली की जो वहाँ की महिलाएँ थी, उन्होंने किसको सरदार की उपाधि किसे दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। इसलिए उस क्षेत्र की तुलना हम अपने कुमाऊँ के सल्ट क्षेत्र से करते हैं, इसलिए हम कुमाऊँ के सल्ट को कुमाऊँ का बारदोली भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है हर्षदेव ओले, ठीक है? क्योंकि अब हमारे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा क्या था, वन क्या था? वन सत्याग्रह, जिसे हम क्या कहेंगे, वन सत्याग्रह। क्योंकि वन सत्याग्रह, क्योंकि उस टाइम पे मैंने कहा था कि जो वन सत्याग्रह है, यहाँ पे वन विभाग की स्थापना हो चुकी थी, और क्योंकि उस टाइम पे जो टैक्स के लिए, किसके लिए? टैक्स के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि हमारे वन अधिकारों को सीमित कर दिया। अगर आपको अपने वनों से मिलने वाले किसी भी चीज़ का अगर हमको दोहन करना है, उनका प्रयोग करना है, तो हमको उसका टैक्स देना पड़ता है। बशर्ते इसके लिए आपको पता है कि 13 अप्रैल 1921 को यहाँ पे सरकार के द्वारा फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना भी होती है, जिसके अंतर्गत मैंने कहा था कि यहाँ पे 2.5 मील तक तुम वहाँ पे तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, मतलब कि किलो 2.5 किलोमीटर तक तुम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब कि वन पंचायतों का गठन भी कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ तक आप वनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ मतलब कि सरकार देखो कई बार क्या होता है कि कानून तो बना लेती है कि उसको, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तुम्हारे पास उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर भी हमको वन सत्याग्रह देखने को मिलते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र तक मतलब कि वनों का दोहन मनाही होगा, तो उसमें भी लोगों ने उनके सरकार का तुम्हारे पास क्या करते हैं, वहाँ पे विरोध करते हैं। तो वन सत्याग्रह में आपको थोड़ी-सी, जिस हर्षदेव ओली है, इन्हें काली कुमाऊँ का सिर कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कुमाऊँ का का काली इन्हें हम काली कुमाऊँ का सिर भी कहते हैं, और इन्हें हम एक नाम देते हैं कुमाऊँ का मुसोलोनी। क्या कहते हैं? हाँ, मुसोलोनी। मुसोलिनी, मुसोलिनी, ठीक है? क्या कहते हैं? कुमाऊँ का मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, तुम्हारे पास जो इटली है, वहाँ का एक नाम आता है तुम्हारा मुसोलिनी। थोड़े इसके बारे में जानकारी देना। तो क्योंकि जो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास फेमस है, तुम्हारे पास अपनी पत्रकारिता के लिए, किसका था? अपने पत्रकारिता, अपने अखबारों में जो तुम्हारे पास अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी, उसको मतलब कि पूरा का पूरा वो करके, उनके उसमें एक व्यंग्य करके तुम्हारे पास जनता तक पहुँचाने का काम तुम्हारे पास कौन करते? हर्षदेव ओली। इसलिए हम इसकी तुलना तुम्हारे पास मुसोलिनी से करते हैं, और इन्हें काली कुमाऊँ का सिर भी कहते हैं। और यहाँ पे इतिहासकार ये मानते हैं कि जब यहाँ पे वनों से संबंधित सत्याग्रह चल रहे थे, उस टाइम पे ये 10 लोग, 10,000 या हज़ारों की संख्या में, ठीक है? हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोगों को तुम्हारे पास कहाँ ले गए थे? अल्मोड़ा ले गए थे। कहाँ के ले गए थे? अल्मोड़ा में ले गए थे, ठीक है? और जब ये अल्मोड़ा में ले गए थे, तो जब ये रास्ते में मानते हैं कि वहाँ पे एक तुम्हारे पास पुलिस कमिश्नर था, और उसका नाम था तुम्हारे पास हबीबुर रहमान। क्या था? हबीबुर हबीबुर रहमान था, और इनके द्वारा यहाँ पे इनको गोली चला कर के इनको यहाँ पे डराया-धमकाया जाता है, जिसमें कि सिर्फ़ मात्र हमारे पास यहाँ पे 58 सत्याग्रह ही बचते हैं, और बाद में उनको वो एक कोठरी में बंद कर देते हैं, ठीक है? कौन करते हैं? हबीबुर
रहमान करते हैं, ठीक है? तो अगर पेपर में कभी आता है कि उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाले वन सत्याग्रहों को किसने गोली चलाने से धमकाया था, तो हरिबुर रहमान था, ठीक हो गया। उसके अब देखो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो हमारे पास कुमाऊँ के अंतर्गत क्या-क्या होता है, तो सबसे पहले नमक सत्याग्रह होता है, फिर एक झंडा सत्याग्रह होता है, जिसमें हमको विक्टर मोहन जोशी, शांतिलाल त्रिवेदी का नाम याद रखना है, जिन्होंने कि वहाँ पे झंडा फहराया था, ठीक है? ये इन्होंने समथिंग ये भी इनको मई में कब फहराया था? मई या जून में फहराया था, ठीक है? सारे क्योंकि 1930 में हुए थे, कितने हुए थे? 1930 के अंतर्गत हुए थे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे काराबंदी आंदोलन हुआ था और उसको हमको गढ़वाल में पढ़ना है, ठीक है? फिर यहाँ पे हर्षदेव ओलीवाल थोड़ा-सा आपको देना है कि इन्हें कुमाऊँ का काली कुमाऊँ का शेर कहते हैं, ठीक है? और इनको मुसोलिनी भी कहते हैं। फिर तुम्हारे पास अब हमको देखना है कि गढ़वाल के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या भूमिका रहती है। तो सविनय थोड़ा-सा लिखो गढ़वाल के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है? अब देखो क्योंकि मैंने कहा था ये गढ़ क्योंकि जितने भी लोग थे जो संतलाल त्रिवेदी थे, ये तुम्हारे पास कौन ज्योतिराम कांतपाल थे, चाहे जो भी थे, वो तुम्हारे पास कहाँ थे? कुमाऊँ से कहाँ थे? कुमाऊँ से थे। मतलब कि कहीं न कहीं सिर्फ़ तुम्हारे पास जो ये आंदोलन चल रहे हैं, वो सिर्फ़ कहाँ के लोग अवेयर हैं? कुमाऊँ कहाँ के? इससे अभी भी गढ़वाल इस चीज़ में थोड़ा क्या है? पीछा है। क्या है? पिछड़ा हुआ है, ठीक है? उसको अभी इतना प गढ़वाल वालों को इतना पता नहीं कि भाई देश में यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए थोड़ा-सा याद रखना कि 30 मई 1930 को वो 30 मई 1930 को एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनैतिक सम्मेलन होता है। इसको हम पहला राष्ट्रीय राजनैतिक सम्मेलन भी हाँ, ये गढ़वाल के अंतर्गत होने वाला पहला राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक सम्मेलन भी जिसे हम कह सकते हैं। ये तुम्हारे पास पौड़ी के दुगड्डा में होता है, कहाँ होता है? पौड़ी के दुगड्डा के अंतर्गत होता है और इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास कौन करते हैं? प्रताप सिंह नेगी कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता थोड़ा-सा लेना कि प्रताप सिंह नेगी करते हैं। अब इसका काम क्या होगा? यहाँ के लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना है कि किस प्रकार से तुमको अंग्रेज़ों को यहाँ पे विरोध करना है, ठीक है? और इसमें तुम्हारे पास कौन आते हैं? हरगोविंद क्योंकि कोई ना कोई बड़ा नेता यहाँ से यहाँ आना ज़रूरी है, ठीक है? वहाँ के लोगों को कौन बताएगा? तो कौन कहाँ से नेता आएगा? कुमाऊँ से, कहाँ से आएगा? कुमाऊँ से क्योंकि वहाँ के नेता अवेयर हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने कहा था कि जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, वो नमक सत्याग्रह में उनकी जेल हो चुकी है। चाहे तुम्हारे पास गोविंद बल्लभ पंत हो गया चाहे तुम्हारे पास बद्रीदत्त पांडु हो गया और एक नाम छोड़ो तुम्हारे पास कौन? हरगोविंद पंत जी। तो इस जो तुम्हारे पास सम्मेलन है, इस सम्मेलन बशर्ते तुम्हारे पास गोविंद बल्लभ पंत जी को यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन उनकी तो वहाँ पे गिरफ्तारी हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आते हैं? हरगोविंद पंत जी आते हैं। कुमाऊँ से हरगोविंद पंत जी भी यहाँ पे आते हैं। तो अगर पेपर में आता है कि दुपट्टा में होने वाले पहले राजनीतिक सम्मेलन में कुमाऊँ से तो तुम्हारे पास कौन से राजनेता आए थे? तो हरगोविंद पंत जी आए थे और जो ये तुम्हारे पास सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता तुम्हारे पास किसने की थी? प्रताप सिंह नेगी ने की थी। अब हमको देखना है कि अब हमारा गढ़वाल का क्षेत्र भी कहीं न कहीं इस आंदोलन से यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि गढ़वाल में नमक सत्याग्रह अब किसकी स्टार्ट होगी? नमक सत्याग्रह होगी, ठीक है? तो हमारे गढ़वाल के अंतर्गत देहरादून में एक नदी है नून नदी, क्या है? एक नदी है नून नदी जो कि तुम्हारे पास आसन नदी की तुम्हारे पास सहायक नदी है, ठीक है? जो प्रेमनगर वाला क्षेत्र है वहाँ पे एक नून नदी है और एक जगह पर तो वहाँ पे थोड़ा-सा उसका नाम क्या है? खराखेत। खराखेत नामक स्थान पर वहाँ पे इन सत्याग्रहियों ने यहाँ पे नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया था। जिसमें मैंने कहा था कि जब हम श्रीदेव सुमन जी को पढ़ते, उस टाइम मैंने कहा था कि जब श्रीदेव सुमन जी देहरादून आए थे, तो शुरू में ही तुम्हारे पास नमक सत्याग्रह में वो तुम्हारे पास कूद चुके थे, ठीक है? तो जो तुम्हारा कहाँ पे होता है? नून नदी में कहाँ होता है? नून नदी में और पौड़ी में एक चीज़ याद रखना वहाँ पे लूनी नदी, कौन-सी नदी? पौड़ी में लूनी नदी में भी यहाँ पे नमक कानून बना करके नमक कानून का विरोध किया था। देखो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जो नमक बनता है वो ज़्यादातर समुद्र में बनता है, कहाँ बनता है? और हमारे यहाँ के जितने भी जो तुम्हारे पास खारा पानी होता है, उसी में नमक ज़्यादा उसमें बनता है, क्योंकि समुद्र पानी क्या है? खारा है, ठीक है? लेकिन हमारे गढ़वाल में ज़्यादा तुम्हारे पास कौन-सा पानी है? मीठा पानी कौन-सा है? मीठा पानी है क्योंकि डायरेक्ट तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है? पर्वतों से आ रहा है, शिवालिक श्रेणियों से आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे देखना कि नमक जितना भी बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है, लेकिन जहाँ-जहाँ थोड़ा-सा भी बन रहा हो, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों का विरोध तुम्हारे पास किसने किया था? हमारे गढ़वाल के राजनेताओं ने किया था। अब दोबारा कौन-सा आएगा तुम्हारे पास? झंडा सत्याग्रह, कौन-सा आएगा? झंडा सत्याग्रह और झंडा सत्याग्रह आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, जो झंडा सत्याग्रह की होती है, वो तुम्हारे पास थोड़ा-सा याद रखना कि जैसे हमारे गढ़वाल है, क्या है? ये गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे गढ़वाल पूरा क्षेत्र था, जो तुम्हारे पास पूरा पौड़ी गढ़वाल है, वो एक ही था।
लेकिन जो पौड़ी वाला क्षेत्र है उसको हम दक्षिण गढ़वाल, और जो हमारा बचा चमोली वाला क्षेत्र बचा उसे हम कहते हैं उत्तरी गढ़वाल। क्या कहते हैं? उस टाइम पे उसको उत्तरी गढ़वाल कहते थे। और जो उत्तरी गढ़वाल मतलब कि जो चमोली क्या है, चमोली में जो सत्याग्रह करने के लिए जिस राजनेता को चुना गया था, वो तुम्हारे पास है राम प्रसाद नौटियाल। और राम प्रसाद नौटियाल जी जब हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में या उत्तरी गढ़वाल क्षेत्र में यहाँ पे सत्याग्रह का तुम्हारे पास वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, जब लीड कर रहे थे तो मानते हैं कि जो तुम्हारे पास उनकी एक शाखा तुम्हारे पास है, मतलब कि उनकी शाखा विद्रोह करते करते तुम्हारे पास कहाँ पहुंच चुकी थी? बद्रीनाथ। कहाँ पहुंच गई थी? बद्रीनाथ लगाओ, सबसे दूरस्थ गांव में बद्रीनाथ में पहुंच चुकी थी। और इस बद्रीनाथ मंदिर में इन्होंने अपने झंडे को फहराया था। तो उत्तर अगर आएगी कुमाऊं में झंडा सत्याग्रह का श्रेय तुम्हारे पास सर्वप्रथम किसे जाता है? तो राम प्रसाद नौटियाल जी को जाता है। ठीक हो गया। झंडा सत्याग्रह एक तुम्हारे पास यहाँ पे जहरी खाल में भी पड़ता है। जहरी खाल में आपको याद रखना कि बलदेव आर्य कौन उन्होंने, हाँ 28 अगस्त 1930 के अंतर्गत यहाँ पे बलदेव आर्य और जयानंद भारती, दो नाम आपने बहुत इंपॉर्टेंट सुनोगे। और इनके द्वारा जहरी खाल में यहाँ पे स्कूल में तुम्हारे पास क्या फहराया जाता है? झंडा फहराया जाता है। ये चीज हमको याद नहीं है। और इसलिए अब यहाँ पे जैनन भारती की भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे गिरफ्तारी हो जाएगी। अब बाद में हमको जैनन भारती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेलकम हेली आपने सुना होगा, एक मेलकम हेली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गो बैक का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ पे पौड़ी के अंतर्गत इसके बारे में अभी थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को एक याद नहीं कि अनुचर साहब भगवान जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम गढ़ केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ केसरी कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने कि कुली बेगार को उत्तराखंड के जो तुम्हारे पास गढ़वाल वाला क्षेत्र है वहां से वो किया था। तो तुम्हारे पास कौन से? अनुचर प्रसाद बहुगुणा सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पौड़ी में जो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से हमारे कुमाऊं के क्षेत्र के अंदर बीडी पांडे हो गए, जीवी पंत जी हो गए, तो उन्हीं प्रकार से हमारे यहाँ पे कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। जब ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी यहाँ पे पौड़ी के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे, वन आंदोलन कर रहे थे, तो उस टाइम पे इनको यहाँ पे, उस टाइम पे जो हमारे पास गढ़वाल क्षेत्र है, इस पूरे गढ़वाल क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? डिप्टी कमिश्नर वो तो तुम्हारे थे इबर्टसन। कौन थे? इबर्टसन थे। ठीक है, तो इस इबर्टसन ने इस क्रांतिकारी मतलब कि इन आंदोलनों को समाप्त करने के लिए अनुचर प्रसाद बहुगुणा को जबरन इनके साथ दुर्व्यवहार करके इनको पौड़ी की जेल में डाला था। और यहाँ की जनता ने इतना विद्रोह किया कि मतलब कि इबर्टसन को यहाँ तक कि मारने मारने चले गए। इसलिए हमारे गढ़वाल के अंतर्गत इसे हम इस घटना को हम क्या कहते हैं? इबर्टसन कांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आगे इबर्टसन कांड का संबंध किससे है? तो गढ़वाल डिप्टी कमिश्नर इबर्टसन और अनुचर प्रसाद बहुगुणा से है, जिसके बाद अनुचर प्रसाद बहुगुणा को पौड़ी की जेल में डाल दिया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक नाम आता है तुम्हारे पास, जयानंद भारती के साथ है, जयानंद भारती का। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस टाइम पे जब यहाँ पे इतने ज्यादा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध लोग इतने वो हो चुके थे कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास अंग्रेज सरकार क्या थी? अंग्रेज सरकार। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पौड़ी वाला क्षेत्र है, हर जगह से, चाहे देहरादून है चाहे पौड़ी से, हर जगह से तुम्हारे पास क्या था? जो तुम्हारे पास के थे कांग्रेसी थे। कौन थे? कांग्रेसी लोग थे। वो कहीं ना कहीं अब क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास पौड़ी का जो लैंसडाउन छावनी है, क्या है? पौड़ी में जो लैंसडाउन जो छावनी है हमारे पास, वहां पे तुम्हारे पास पूरी एक छावनी थी। इसलिए वहां का जो पूरा शासन प्रशासन था तुम्हारे पास कौन चलाते? सैन्य अधिकारी। कौन चलाते हैं? सैन्य अधिकारी चलाते थे। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे क्या करा कि उस क्षेत्र में उतने वहां पे राजनीतिक गतिविधियां देखने को नहीं मिलती है। इसलिए वहां पे वहां के जो लोग थे वो एक सभा की स्थापना करते हैं, जिसे हम कहते हैं अमन सभा। क्या कहते हैं? अमन सभा की स्थापना करते हैं। और ये करते हैं 1930 में। क्या करते हैं? 1930 में। देखो ये कांग्रेस नहीं है, ये जितने भी अमन सभा के जितने भी सदस्य हैं वो सारे तुम्हारे पास कैसे हैं? कुल मिलाकर के वो अंग्रेजों के चाटुकार हैं। मतलब कि जिसमें तुम्हारे पास कौन कौन आ सकते हैं? जैसे सयाना होंगे, सयाना होगी, तो तुम्हारे पास वहां के बड़े बड़े क्या होंगे? थोकदार होंगे, या बड़े बड़े तुम्हारे पास क्या होंगे? जमींदार होंगे। मतलब कि जिनको अंग्रेजों से क्या तुम्हारे पास क्या है? फायदा है। तो इन लोगों ने यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियां या आंदोलनों को कम करने के लिए यहाँ पे एक सभा बनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? अमन सभा कहते हैं। कहीं ना कहीं ये तुम्हारे पास अंग्रेजों के फेवर में थे। तो इसलिए यहाँ पर अब उस टाइम पे जो हमारा पूरा का पूरा संयुक्त प्रांत है, जो हमारे पास पूरा संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश था, उसके उस टाइम पे कमिश्नर थे। कौन थे? मेलकम हेली। कौन थे? मेलकम हेली। उस टाइम पे मेलकम हेली थी।
अब देखो जब यहाँ पे अंग्रेज सरकार क्या करती है कि ये हमारी छावनी परिषद है, यहाँ के जो अंग्रेजी अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि मैल्कम हैली को यहाँ पर बुलाते हैं। उनको यहाँ पे क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। वो तुम्हारे पास काम करते हैं, लैंसडाउन में क्या करते हैं? लैंसडाउन के अंतर्गत उनको यहाँ पे भव्य स्वागत करने का विचार रखते हैं। वो क्यों रखते हैं कि ताकि वो हमारे बड़े अधिकारी हैं तो खुश रहें कि भाई तुम्हारे पूरे उत्तराखंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में यहाँ पे आंदोलन नहीं होते हैं। और अमन सभा के मतलब कि सहयोग से यहाँ पे उस डेट को याद रखते हैं 6 सितंबर को। कितने को? 6 सितंबर 1932 को। क्या कब होता है? 6 सितंबर 1932 के अंतर्गत पौड़ी के लैंसडाउन में, पौड़ी में तुम्हारे पास एक सम्मेलन बुलाते हैं और जिसमें तुम्हारे पास मैल्कम हैली का स्वागत करते हैं। तो उनको यहाँ पे संबोधन करने के लिए उनको बुलाते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से हमने यहाँ पे कांग्रेसियों का यहाँ पे दमन किया, आंदोलनों को हमने यहाँ पे दमन किया। और उसमें एक नाम तुम्हारे पास सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास जो है दयानंद भारती। अब लगाओ सम्मेलन में कोई सारे जितने भी हैं सारे अंग्रेजों को फेवर में है कि वहाँ पे सिर्फ एक अमन सभा है, अंग्रेज सरकार है और उनका मेहमान तुम्हारे पास कौन है? मैल्कम हैली है। तो जयनंद भारती इस चीज़ को जब ये यहाँ पे जेल से छूटते हैं तो इनको इस बात के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे स्वागत हो रहा है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे जेल से छूटते हैं तो ये तुम्हारे पास कहाँ पहुँचते हैं? दुगड्डा। कहाँ पहुँचते हैं? दुगड्डा में पहुँचते हैं और वहाँ पे अपना वेश बदल के कौन सा क्या बदल के? अपना वेश बदलते हैं और वहाँ पे तिरंगे का किसका? जो झंडा है उस झंडे के करते हैं 3 टुकड़े। कितने करते हैं? 3 टुकड़े करते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है उस टाइम पे क्योंकि कोई बड़ा अंग्रेज संयुक्त प्रांत का कमिश्नर मतलब कि ये मान के चलो कि आज के डेट में पूरे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। ये मान सकते हो आप। और उस टाइम पे उनकी सरकार का सर्वोच्च अधिकारी आ रहा है, ठीक है? इसलिए वहाँ पे विरोधी झंडे ले जाना बहुत मतलब कि उनको नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि वहाँ पे पूरी की पूरी फ़ोर्स लगी हुई है, ठीक है? क्योंकि एक छावनी है। तो इसलिए देखो उन्होंने अपने झंडों के टुकड़े करके अपने दोस्तों के जेबों में डाले और एक इनका नाम था कोतवाल सिंह। क्या था? कोतवाल सिंह नेगी। इनका एक साथी था, वो एक वकील था। क्या था? इनके घर में आकर के इन्होंने क्या किया कि क्योंकि रास्ते में इनको पकड़ देंगे, तो इनके घर में रुके थे, तो इन्होंने क्या करा कि जो अलग-अलग टुकड़े लाए थे, इनको इन्होंने इनके घर में सिला था, ठीक है? देखो इतिहासकार इतना अच्छे से लिखते हैं कि इन तीनों के तीनों टुकड़ों को इन्होंने इनके घर में सिला था और जैसे 6 सितंबर 1932 की बात आती है, जब यहाँ पे इनका सम्मेलन होता है किनका? मैल्कम हैली का, तो उसमें सबसे आगे से तुम्हारे पास बैठ जाते हैं कौन? जयानंद। देखो सबसे मतलब कि उनकी उनको मतलब कि निडर होकर के कैसे करके? निडर होके, ठीक है? उस भावना से सबसे आगे से बैठ जाते हैं चेयर में और अपने दोस्तों से वहाँ पे एक डंडा मँगाते हैं, ठीक है? तिरंगा के लिए तो डंडा चाहिए होता है, ठीक है? तो एक कैसे करके उनके दोस्त जैसे उनके दोस्त लोग पीछे बैठे हैं, ठीक है? तो उनके दोस्त पीछे-पीछे कर के उनके बाद डंडा करते हैं और जैसे ही यहाँ पे पूरा झंडा बना देते हैं, तो क्या करते हैं कि जब तुम्हारे पास ये मैल्कम हैली था, इनका स्वागत भी यहाँ पे हो चुका था, इनके बारे में जो भी होना, ठीक है? अब किसकी बारी थी बोलने की? मैल्कम हैली की, कि हाँ भाई तुमने यहाँ पे अच्छा किया, अमन साहब ने यहाँ पे बड़ा काम किया, कांग्रेस ने यहाँ पे दमन किया। तो इसलिए यहाँ पे जो तुम्हारे पास जयनंद भारती थे, उन्होंने यहाँ पे अदम्य साहस दिखा करके यहाँ पे सबसे आगे से जैसे मैल्कम हैली वहाँ पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे एक आवाज़ आती है और वो आती है मैल्कम हैली गो बैक। क्या आता है? मैल्कम हैली गो बैक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा अच्छे से लिखना, मैल्कम हैली गो बैक और कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। और जो तुम्हारा कौन सा है? अमन सभा मुर्दाबाद। इस प्रकार के यहाँ पे नारे लगाए जाते तुम्हारे पास किसके द्वारा? जयानंद भारती और उनके साथियों के द्वारा। लगा लो आप इतना बड़ा अधिकारी आ रखा है, पता है कि यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स लगी है, पूरी आर्मी लगी हुई है, फिर भी उस बीच में उनके अदम्य साहस को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? फिर भी उन्होंने वहाँ पे निडर होकर के अपने इस अदम्य साहस के साथ इतने बड़े नारे को और जो झंडा लगाया था उनको वहाँ पे झंडे भी दिखाए थे। तो इस प्रकार के हमारे उत्तराखंड में विभिन्न इन प्रकार के आंदोलनकारी होते हैं, ठीक है? जिन्होंने कि अपने परिवार की या अपने मतलब कि अपने प्राणों की उसके बिना, ठीक है? निडर होकर के यहाँ पे इतने बड़े कदम को उठाया था, ठीक है? तो इसलिए हमको इन चीज़ों को संजोए रखना है, ठीक है? अपने इन इतिहासकारों को, इतने आंदोलनकारियों को, इतने क्रांतिकारियों को, ठीक है? उसके बाद यहाँ तक मानते हैं इतिहासकार की जो तुम्हारा वहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी, उन्होंने उनको इतना मारा लेकिन उनके शब्द वहाँ पे रुके नहीं। वो मतलब वहाँ पे कंटिन्यू अपने भाषणों को निरंतर बोलते रहे कि मैल्कम हैली गो बैक, कांग्रेस जिंदाबाद, जो भी है, ठीक है? भारत माता की जय। इस प्रकार के यहाँ पे आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा-सा जयनंद भारती को यहाँ पे
याद करना है, ठीक है? स्मरण करना है कि हाँ, ये इन लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से अपनी शहादत दी, ठीक है? उसके बाद उनको वहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाती है, जेल हो जाती है। तो जन भारतीय अगर इस पेपर में आता है कि जो तुम्हारा मेल्कम हैली गो बैक का नारा किसने दिया था, तो जनन भारती ने दिया था। कब दिया था? 6 सितंबर 1932 के अंतर्गत दिया था, जो जहरी खाल में यहाँ पे झंडा सत्याग्रह में भी सम्मिलित थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पे शुरुआत होती है और किस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेजों का बहिष्कार होना शुरू हो जाता है, ठीक है? अब उसके बाद तो आप लोगों को पता है कि जो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास महात्मा गांधी है, आप लोगों को पता है कि 1930-31 के अंतर्गत वहाँ पे 5 मार्च 1931 के अंतर्गत आप लोगों को पता है कि गांधी-इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी-इरविन समझौता भी होता है, जिसे हम इरविन पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है? गांधी-इरविन समझौता कहते हैं और जिसमें कि उनके बीच एक समझौता होता है, उसमें क्या कहते हैं कि जितनी भी माँगें थी उसको वहाँ पे मान लेते हैं और उसके बाद आपको पता है कि 1931 में जो तुम्हारे पास द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, उसमें महात्मा गांधी भी वहाँ पे जाते हैं। लंदन में महात्मा गांधी वहाँ पे जाते हैं। तो कहीं न कहीं उसके बाद हमारा थोड़ा-थोड़ा जो अश्वेत आंदोलन था, जो यहाँ पे सविनय अवज्ञा था, वो धीरे-धीरे वहाँ पे कमज़ोर देखने को मिलता है, ठीक है? उस तुम्हारे पास रीज़न क्या है? इरविन। उसके बाद तुमको पता है कि 1932 में 26 सितंबर 1932 में तुम्हारे पास क्या होता है? पूना पैक्ट क्या होता है? पूना पैक्ट होता है, ठीक है? जो पूना पूना था, पूना की यरबदा जेल में, कहाँ पे? यरबदा जेल में वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच वहाँ पे पुनः पैक्ट होता है, ठीक है? जिसमें कि आप लोगों को पता है कि क्योंकि वो दलितों को अलग इलेक्टोरल मतलब कि एरिया देने की कोशिश करते, लेकिन उसमें महात्मा गांधी ने उनका क्या करा था, यहाँ पे विरोध किया था, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप लोग इसको जो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे, तो उसका देखने को यहाँ पे क्या मिलता है। इसमें थोड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक हमको पढ़ना है, तुम्हारे पास थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसे हम कहते हैं पेशावर कांड, क्या कहते हैं? पेशावर कांड। अब ये तुम्हारे पास एक डेट है, तुम्हारे पास 23 अप्रैल, कब की है? 23 अप्रैल 1900। अब पेशावर इसलिए देखो आप पेशावर, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान पूरा का पूरा किसमें था? भारत का किसमें था? 1947 था तुम्हारे पास। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है? जिसमें कि पूर्ण संयुक्त रूप से तुम्हारे पास कौन थे? ब्रिटिश। कौन थे? ब्रिटिश थे। अब जिस प्रकार से हमारे देश के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहे थे। यहाँ पे अहिंसात्मक रूप से यहाँ पे अंग्रेजों का बहिष्कार हो रहे थे। उसी प्रकार से हमारे पेशावर में, कहाँ पे? हमारे पाकिस्तान के पेशावर में तुम्हारे पास वहाँ पे जो तुम्हारे पास एक था खुदाई खिदमतगार, क्या था? खुदाई खिदमतगार, खिदमतकार, ठीक है? ये जिसे हम कहते हैं लाल कुर्ती सेना, क्या कहते हैं? लाल कुर्ती सेना। वहाँ पे जो वहाँ के पठान लोग थे, उन्होंने वहाँ पे एक सेना बनाई थी जिसे हम खुदाई खिदमतकार, ये लाल कुर्ती सेना भी कहते हैं। और इस सेना का जो तुम्हारे पास नेतृत्व तुम्हारे पास कौन कर रहे थे? खान अब्दुल, ये सब ने सुना होगा, ठीक है? खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है? अब देखो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार के हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में हमारे देश में महात्मा गांधी की भूमिका रही, उसी प्रकार से हमारे सीमांत क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम जो तुम्हारे पास ये सपोज यदि भारत है, तो भारत का जो पाकिस्तानी भी पूरा हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता, लेकिन तुम्हारे पास सीमा में था, किसका था? सीमा में, ठीक है? मतलब कि हमारे देश के सीमा के सटा हुआ क्षेत्र था, इसलिए हम इस खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। इनको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है? सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी की भूमिका रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? अब्दुल गफ्फर खान। ये भी एक अहिंसात्मक रूप से एक लीगल प्रोसेस से यहाँ पे क्या करते? अंग्रेजों का यहाँ पे क्या करते? बहिष्कार करते। तो उन मतलब कि इतना परेशान हो गए थे अंग्रेज लोग कि उन्होंने वहाँ पे मार्केट में जो तुम्हारे पास पेशावर है, वहाँ पे वहाँ की जो जनता है, उन पे गोली चलाने का क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है? रिकॉर्ड साहब उसमें कौन था? रिकॉर्ड साहब उस टाइम पे वहाँ का जो वो होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो जब गोली चलाना है, लेकिन जब वहाँ पे जो न्यू थी वो हमारे गढ़वाल राइफल थी। कौन थी? गढ़वाल राइफल थी। और गढ़वाल राइफल के उस टाइम पे जो तुम्हारे पास वहाँ पे हवलदार थे, जो मतलब कि लीड करते, वो तुम्हारे पास कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाल। कौन थे? वीर चंद्र सिंह। वैसे भंडारी है क्या ये? भंडारी है, ठीक है? बाद में इनको बसरते तुम्हारे पास गढ़वाली कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़वाली की उपाधि किसने दी? मोतीलाल नेहरू। किसने दी? नेहरू जी ने दी थी, ठीक है? लेकिन कब जो तुम्हारे पास मूल नाम था वो तुम्हारे पास क्या था? वीरचंद सिंह भंडारी था, ठीक है? अब जब भी गढ़वाल राइफल 2 बटा 18 कितने के?
2/18 गढ़वाल राइफल की यहाँ पे तैनात थी यहाँ पेशावर कांड में। जब यहाँ पे पेशावर जब इनको ये आदेश दिया जाता है कि इन तुम्हारे पास लाल कुर्ती सेना पर क्या करो आप लोग यहाँ पे गोली चलाओ, तो वहाँ पे एक नाम फिर से वहाँ पे एक आवाज़ उठ आती है, वो आती है गढ़वाली सीज़ फायर। याद है? गढ़वाली सीज़ फायर। ठीक है? सीज़ फायर आप लोगों को पता है कि वहाँ पे फायर नहीं करना, ठीक है? किसी पे फायर नहीं करना, तो उसको वहाँ पे एक नाम आता है कि वहाँ पे गढ़वाली सीज़ फायर, मतलब कि कोई भी गोली वहाँ पे चलाएगा नहीं। तो लगाओ कि एक सैन्य अधिकारी में सेना के विरुद्ध जाना कितनी बड़ी बात है। आज की डेट में तो उसपे सीधा कोर्ट मार्श हो जाएगा, क्यों जाएगा? कोर्ट मार्श उनका तो अलग सा वहाँ पे कानून चलता है, ठीक है? तो आर्मी अधिकारी की यहाँ पे इन्होंने अवहेलना करी, ठीक है? इन्होंने भी यहाँ पे एक अदम्य साहस दिखाया था कि अंग्रेज़ों की सेना के विरुद्ध चल दिया था, ठीक है? बशर्ते इन पे बाद में तुम्हारे पास क्या हुआ था, जो यहाँ पे वीरचंद सिंह गढ़वाली है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पे बाद में जो अबाटाबाद कौन-सा है? हाँ, जो तुम्हारे पास पाकिस्तान में एक अबाटाबाद पड़ता है इस पेशावर में, अबाटाबाद पड़ता है, वहाँ पे इन पे फौजी कानून कौन-सा? फौजी कानून के तहत इन पे मुकदमा चलाया गया था, लेकिन इनके जो तुम्हारे पास यहाँ पे गढ़वाली सेना थी, इनकी ब्रिगेड थी, इनकी तरफ से तुम्हारे पास जो यहाँ पे क्या करते वकालत करते, वो तुम्हारे पास थे ये बैरिस्टर मुकुंद लाल, कौन थे बैरिस्टर? मुकुंदी लाल। बशर्ते बाद में यहाँ पे ये केस हार जाते हैं और जो तुम्हारे पास वीरचंद सिंह गढ़वाली और उनके साथ जो उनके दोस्त हैं, वीरचंद सिंह गढ़वाली को उस उस दिन के नायक क्या मानते हैं? उस मतलब कि उस आंदोलन के यहाँ पे नायक मानते हैं और इसलिए उनको वहाँ पे काला पानी की सज़ा भी होती है, ठीक है? काला पानी की उनको यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होती है? सज़ा होती है। इसलिए हमको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन जब पूरे भारत में चला था, वो तुम्हारे पास पाकिस्तान के पेशावर में भी चल रहा था, जिसमें कि वहाँ पे नेतृत्व तुम्हारे पास कौन करते? वीरचंद सिंह गढ़वाल। ये हमारे गढ़वाल क्षेत्र से पड़ते हैं, इसलिए हमको इसको ध्यान रखना थोड़ा-सा क्या है? इम्पोर्टेंट भी है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे सफल रहता है, किस प्रकार से यहाँ पे हमारे चाहे वो आंदोलनकारी होते हैं, चाहे सेना के अधिकारी होते हैं और चाहे सेना के जवान हैं, वो किस प्रकार से यहाँ पे अपने अदम्य साहस से यहाँ पे क्या करते हैं, आंदोलन को सर्वव्यापी बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें और कहीं पर भी आपको अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।